क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का सफर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आज खत्म हो गया और दोनों ने कोई भी मुकाबला नहीं जीता। पाकिस्तान को ज्यादा धक्का लगा इससे, क्योंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी और बांग्लादेश ने एक बार फिर निराश किया। मैं पहले बांग्लादेश की बात करना चाहता हूँ। 2007 में जब बांग्लादेश मैं 2004 में पहली बार बांग्लादेश गया था, जब तेंदुलकर जो है अपने 36वें सेंचुरी नहीं 34वें सेंचुरी के पास थे, टेस्ट सेंचुरी के पास, जो इक्वल कर चुका था गावस्कर के साथ। और उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में अपना 34वां टेस्ट सेंचुरी मारा। तब से मैं बांग्लादेश क्रिकेट को बड़े क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 2007 में मैंने देखा किस तरह से उन्होंने इंडिया को हराया, जो 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज में। मैं पोर्टस्वे में उस दिन मौजूद था जब वो इंडिया को हराकर वो आगे बढ़े, और जो सेकेंड राउंड में मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का होना था वो बन गया बांग्लादेश बनाम आयरलैंड। तब मुझे लगा था कि इस बांग्लादेश क्रिकेट में पोटेंशियल है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास खिलाड़ी है जो इस खेल को आगे लेके जा सकते हैं। पर तब से लेकर अब तक उन्होंने सिर्फ फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखाया है, कभी भी कोई बढ़िया मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड को हराया, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, भारत को चैलेंज किया। उनको आज भी लगता है कि रोहित शर्मा उस क्वार्टर फाइनल में आउट थे और गलती से उनको आउट नहीं दिया गया अंपायर के द्वारा, और वो आज भी ये मानते हैं कि वो 2015 के वर्ल्ड कप में आगे जा सकते थे। फिर 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में वो सेमीफाइनल में भारत के सामने आए और वो हार गए। पर घर पे बायलैटरल ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने हमेशा टीमों को चैलेंज किया है। उन्होंने भारत, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को एक ही साल में एक साथ बैक टू बैक हराया है, न्यूजीलैंड को 2-3 बार व्हाइट वॉश किया है, ऑस्ट्रेलिया को T20 बायलैटरल सीरीज में घर पे हराया है। तो ओवरऑल उनका रिकॉर्ड घर पे काफी अच्छा रहा है। पर जब वो घर के बाहर जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, वो प्रदर्शन उस लेवल का होता नहीं है। वेस्ट इंडीज में हाल में उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था व्हाइट बॉल सीरीज में, पर ओवरऑल जो उनका इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं रहा। पाकिस्तान में जरूर पिछले साल उन्होंने टेस्ट सीरीज जीता था 2-0, पर वो पाकिस्तान की कमी की वजह से जीता था, ना कि बांग्लादेश के अच्छाई की वजह से। बांग्लादेश के पास काफी टैलेंट है, अब उनके पास एक बहुत बढ़िया पेस अटैक है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है मुशफिक उर रहीम और महमूदुल्लाह को टीम में रखा उन्होंने, अभी भी पुराने जमाने के खिलाड़ियों को अपने पास रखा हुआ। वसीम अकरम साहब ने बिल्कुल सही कहा, महमूदुल्लाह ऐसा लग रहा है वेकेशन पर है। फील्डिंग में बिल्कुल मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा उनका, और वो मतलब वो भूख नहीं लगी मुझे उनके पुराने खिलाड़ियों में। शाह के बाहर जा चुके हैं, तमीम इकबाल ने लड़ाई करके रिटायरमेंट ले लिया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट हैज बीन अप एंड डाउन राइट नाउ फॉर बांग्लादेश। उनका टेस्ट क्रिकेट उस लेवल पे पहुंचा नहीं है जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए था। उनके पास अब नाहिद राणा है जो 150 डालता है, मुस्तफिजुर है, टस्किन है, और ये सब हसन महमूद है। ऐसे तेज गेंदबाजों के होते हुए उनको और ज्यादा क्रिकेट मैच जीतना चाहिए हर फॉर्मेट में। पर हमने देखा कि T20 क्रिकेट में वो ओल्ड स्टाइल का T20 खेलते हैं, वनडे क्रिकेट में वो कंफ्यूज स्टाइल का क्रिकेट खेलते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में मेरे को लगता है कि वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द उनको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अगर वो मुशफीक और महमूदुल्लाह के आगे जाना चाहते हैं तो जाइए, फैसला कीजिए और आगे बढ़िए। आपने अगर लिट्टन को ड्रॉप किया तो आप इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत और अचरज की बात नहीं होगी। कड़े फैसले लेने का वक्त अब आ चुका है बांग्लादेश क्रिकेट को, अगर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में कोई इम्पैक्ट डालना या नहीं डालना है। उनके पास कुछ यंग खिलाड़ी है, जैसे तौहीद रिदोई है जिन्होंने भारत के सामने अच्छा प्रदर्शन किया, तंजीद हसन साकिब है, तो ये सब खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं। रिशाद हुसैन एक अच्छे लेग स्पिनर हैं वाइड बॉल क्रिकेट के लिहाज से। तो उनके पास वो रॉ मटेरियल मौजूद है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था कुछ साल पहले उन्होंने इंडिया के अंडर 19 को हरा कर। तो वो प्लेयर्स कहाँ चले गए, उनको मतलब हैं कुछ ग्रेजुएट हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, टेस्ट लेवल पे, पर अभी और भी ज्यादा उनको इस पर फोकस करने की जरूरत है। आप इतना अंडर परफॉर्म करके आप यहाँ पर होप नहीं कर सकते। आप घर पे जीत जाओगे और बाहर जाके आप कुछ नहीं करोगे, या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आप कुछ नहीं करोगे।
यह बहुत बड़ी उनके लिए दिक्कत है। और उनके साथ भी वही होता है जो पाकिस्तान के साथ होता है, कोच बदले जाते हैं लगातार, और जो कप्तान है कभी ये बनता है कभी वो बनता है। अब जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, नजमुल हसन शांतो है, मेहदी हसन मिराज एक अच्छे ऑलराउंडर है। ऐसे खिलाड़ियों पर आप फोकस कीजिए भाई, आप जो यंगर खिलाड़ी है। आप कहाँ पुराने खिलाड़ियों पर आप फोकस करने में लगे हुए? यही गलती पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में हमने सब ने बहुत ज्यादा बात कर ली है। उनके बोर्ड में चेयरमैन बदले जाते हैं, सीईओ पता नहीं कौन कौन बदला जाता है। सिलेक्शन कमेटी तो मजाक में बदलते रहते हैं। खिलाड़ियों को तो मतलब ऐसे पता ही नहीं है कि कौन सेलेक्टर है कौन सेलेक्टर नहीं है, कौन कोच है कौन कोच नहीं है। जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन मतलब अपने ऊपर वाले को थैंक यू बोल रहे होंगे कि वो बच के निकल गए। दे डॉज द बुलेट। उनको लगेगा कि भाई हम तो बच गए, बाल बाल बच गए, ये हमने क्या कर दिया। अच्छा हुआ हमने नहीं गया, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हुआ है अभी उनसे, मतलब ये तो एक बार फिर एक निराशाजनक प्रदर्शन हुआ। उसपे उनके कोच साहब जो है वो मतलब एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। आज अजहर महमूद साहब ने भी बहुत ज्यादा एक्सक्यूज दिया। ऐसे नहीं चलता भाई। मुझे लगता है कि जब तक उनका क्रिकेट में, कल भी मैंने कहा था आपसे, जब तक पाकिस्तान का क्रिकेट T20 क्रिकेट पे बेस किया जाएगा, तब तक ये ऐसा हाल होगा। बांग्लादेश का T20 पे नहीं होता, पर यहाँ पे पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट T20 पे बेस्ड है। और उनका मुझे लगता है ज्यादा प्रेशर जो है सोशल मीडिया का प्रेशर। सोशल मीडिया पे जो होता है ट्रेंड उसके हिसाब से फैसला करते हैं। और फिर तो तीन के लॉट में फॉर्मर प्लेयर्स बैठते हैं सब जगह और फिर कमेंट करते हैं। उससे और ज्यादा प्रेशर आता है जो डिसीजन मेकर्स है। भारत में वो प्रेशर नहीं है। भारत में कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। वो अच्छी भी बात है और गलत भी बात है। आई थिंक ये सब को देखते हुए मुझे लग रहा है पाकिस्तान को ये जो उनका सिस्टम है उस पर फोकस करना है। और मेरे ख्याल से उनको क्लियर डिफाइन करना पड़ेगा कि उनकी T20 टीम क्या है, वनडे टीम क्या है, और टेस्ट टीम क्या है। जब तक वो नहीं होता तब तक वो इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। इंडिया सबसे आगे है, मतलब यही प्रॉब्लम है ना। इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में एक इशू है, पर वाइट बॉल क्रिकेट में वो इशू नहीं है। उनको भी वक्त लगा अपने सिस्टम को ठीक करने में वाइट बॉल क्रिकेट में, अब जाके ठीक हुआ है। तो कुछ सीखे इंडिया से भाई, इंडिया से सीखे व्हाइट बॉल क्रिकेट के बारे में, कैसे उन्होंने वनडे और T20 को अलग किया। और अगर जज्बा सीखना है, अफगानिस्तान से सीखे, सीरियसली। जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है किसी और ने नहीं किया। जज्बा सीखना है तो इंग्लैंड को भी अफगानिस्तान से सीखना चाहिए। थियरी पे थियरी, थियरी पे थियरी। इंग्लैंड ने थियरी का एक खिचड़ी बना के रख दिया है सब जगह। मजाक बना के रख दिया इंग्लैंड ने थियरी का। चैंपियंस ट्रॉफी का आज का मुकाबला तो वॉश आउट हो गया। पर इंटरेस्टिंग खबर आई है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कि केविन पीटरसन वहां पे दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर बन गए। मुझे लगा था एक टीम होगा जहां पे जो एक इंडिया के फॉर्मर प्लेयर है वो इंचार्ज होंगे, पर वहां पे भी केविन पीटरसन आगे ऊपर, और नीचे की तरफ से वो मैथ्यू मॉट आ गए जो पहले इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कोच थे, हेड कोच थे, और उसके पहले वो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के चैंपियन कोच थे। इन दोनों को ऐड कर दिया। तो मतलब आप समझ आइए कि वो जो एक टीम होता जिसमें हेड कोच इंडियन हेमंत बदानी, उसके ऊपर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वेणुगोपाल राव, बॉलिंग कोच जो है मुनाफ पटेल, जो टैलेंट स्काउट हेड है वो फॉर्मर इंडिया प्लेयर विजय भारद्वाज। मुझे लगा था एक टीम होगा ऐसा, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि अल्टीमेटली जो ओनर्स होते हैं उनको एक फॉरेन प्लेयर की जरूरत पड़ती है, वो भी बड़े नाम का फॉरेन प्लेयर। केविन पीटरसन इस साल कमेंट्री बॉक्स में नहीं होंगे, वो टीम के साथ चल रहे होंगे। दिलचस्प है क्योंकि पिछले साल तक जब भी वो कमेंट्री करने आते थे आईपीएल में, वो बीच में चले जाते थे, वापस आते थे, वापस चले जाते थे, वापस आते थे। तो ये उनके साथ चलता रहता था। पर वो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, पहले बैंगलोर के लिए खेले शुरुआत में, फिर दिल्ली में शिफ्ट हुए। आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वो कैसे हैंडल करते हैं टीम सिनारियो को। जब दिल्ली और बेंगलुरु का मुकाबला होगा वो भी बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बेंगलुरु के हेड कोच है एंडी फ्लावर, जिनके साथ केविन पीटरसन का कभी मिलाप नहीं हुआ। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बैटल इन माय व्यू। ओवरऑल तो चैंपियंस ट्रॉफी पे वापस आते हुए मैं कहता हूँ कि कल जो मुकाबला है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, कांटे का मुकाबला होगा। क्योंकि अफगानिस्तान अगर जीते तो सेमीफाइनल जाने का मौका है उनके पास,
वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के पास अगर वो कल जीते तो सेमीफाइनल पक्का, क्योंकि उनके पास एक अंक ज्यादा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला उनका हो चुका है। तो 3 आखिरी लीग मुकाबले बाकी है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आगे जा सकता है, पर स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड इन क्रिकेट। और I hope that tomorrow is a very, very close contest between अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये मुकाबला भी लाहौर में होगा, तो अगर अफगानिस्तान को फायदा होता है कि वो एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं, तो फायदा है तो है, क्या करें अभी, जो है वो सो है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। चले बस इतना ही। आगे के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपको बता दें कि कल अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, और शनिवार को इंग्लैंड का आखिरी मुकाबला है कराची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और फिर रविवार को होगा भारत का आखिरी लीग मुकाबला, इस टूर्नामेंट का आखिरी लीग मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। फिर मंगलवार को भारत का सेमीफाइनल है, वो किससे खेलने वाले हैं वो कल परसों में पता चल जाएगा। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए।